Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. आज हम लोग क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. डियर, इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा. समझ में आता है लेकिन कई बार बाद में थोड़ी सी डिफिकल्टी बच्चों को होती है, तो इसे प्लीज अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए. जितने भी क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर समझाएंगे उतने ही, तो हमने कोशिश करी है कि हम साइमल्टेनियसली आपको नोट्स भी कराते जाएं, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में अगर आपको समझाएंगे. तो कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें समझ तो आ गया बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा, हम इसे लर्न कैसे करें. तो हमने ये जो अब चैप्टर 2 से आपके पास बनाया है उसे आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में बनाया है ताकि आपको लर्न करने में भी आसानी हो. इसके अलावा अगर आपको इको, माइक्रो या मैक्रो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, चैप्टर नोट्स आपको इसके अवेलेबल चाहिए, तो हमारी वेबसाइट www.vivaclasses.com में आप लोगों को इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो रही है. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ, जो कि नोट्स का पीडीएफ है, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में या फिर आप जिस तरीके से कहते हैं कि नोट्स चाहिए हमें, तो वो नोट्स फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा. तो आज हम आपके पास चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, सबसे पहले तो चैप्टर का मतलब समझना बहुत जरूरी होता है. जैसे कि हमने आपको ये बताया कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था, माइक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब क्या है. इसी तरीके से हम आपको इस चैप्टर में ये क्लियर करना चाहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है. आप कंज्यूमर तो समझते ही है ना, जो प्रोडक्ट परचेज करता है वो कस्टमर होता है और जो उसे कंज्यूम करता है यानी यूज करता है वो कंज्यूमर होता है. एक ही पर्सन कस्टमर और कंज्यूमर हो सकता है, जो खरीद रहा है वो कस्टमर होता है और जो उसको यूज करता है वो कंज्यूमर होता है जनरली. वैसे इसमें कोई डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं. ठीक है, तो कंज्यूमर जो भी है यानी जो प्रोडक्ट परचेज करके कंज्यूम कर रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कहां होता है. इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है डियर? इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पर कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है, यानी जहां पर उसको लगता है कि यहां से मूव करने की कोई जरूरत आपको नहीं महसूस होती, उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहते हैं. तो देखिए, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ सिचुएशन where consumer gets maximum satisfaction from spending his income. यानी जहां पर कस्टमर को लगता है कि मुझे मैक्सिमम खुशी मिल गई, जहां मुझे लग रहा है कि मैंने जो पैसा खर्च करा है मुझे वो वर्थ लग रहा है, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होता है. डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए. जहां पर कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाया और अनहैप्पी है कि मैंने जितने पैसे खर्च करे हैं मुझे ये प्रोडक्ट उतना वर्दी नहीं लगता, दैट इज ऑल्सो डिसइक्विलिब्रियम यानी अनहैप्पीनेस. अगर कस्टमर को ये लगता है कि मैंने ये जो प्रोडक्ट परचेज करा है ये से ज्यादा की वर्थ करता है, तो ज्यादा ही हैप्पीनेस है, यहां पर ज्यादा ही सेटिस्फैक्शन है, दैट इज ऑल्सो डिसइक्विलिब्रियम. यानी अगर आपको लगता है कि जो आपने प्राइस पे करा वो ज्यादा पे कर दिया, आपको सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं मिल रही, तो ये अनहैप्पीनेस है, दैट इज ऑल्सो डिसइक्विलिब्रियम. अगर आपको लगता है कि आपने जो है सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिली है, आपको प्राइस आपने कम पे करा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिल गया दुकानदार से, सस्ता प्रोडक्ट आपको मिल गया, बहुत खुश है, दैट इज ऑल्सो डिसइक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहां होती है? जहां पर आपको लगता है कि जितने पैसे आप देकर आए हैं उतना उसका वर्थ है, यानी उतनी ही आपको सेटिस्फैक्शन मिली, दैट सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं. और इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कहां कहां कैसे पढ़े जाते हैं, उनको डिफरेंट अप्रोचेस से समझने की कोशिश करेंगे. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पर कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है उसको परचेज करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जिसको इस चैप्टर के अंदर यूटिलिटी नाम से बुलाया जाएगा डियर, सेटिस्फैक्शन को अलग नाम से बुलाया जाएगा. तो सेटिस्फैक्शन हम समझते हैं कि जैसे हमें बहुत भूख लगी है, हमने पहली रोटी खाई तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दूसरी रोटी खाएंगे थोड़ी सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी, तीसरी रोटी खाएंगे तो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होती रहती है. सिंपल सी बात है, अगर आप ह्यूमन बीइंग के हिसाब से कहेंगे तो एक ही ह्यूमन जो है वो सेम प्रोडक्ट से अभी ज्यादा सेटिस्फाइड है, कल कम सेटिस्फाइड होगा. तो सेटिस्फैक्शन सेम पर्सन का भी चेंज होता है और इवन दो इंसानों का सेम प्रोडक्ट से डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फैक्शन हो सकता है, राइट. तो सेटिस्फैक्शन बड़ा ही सब्जेक्टिव टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले हमें समझना था, जो कि इस चैप्टर का मतलब है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पर कंज्यूमर को लगता है कि जितना मैंने प्राइस पे करा है उतनी ही मुझे उसकी वर्थ लगती है, मुझे लगता है कि मैंने सही पैसा खर्च करा है. तो दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट स्टेट वेयर कंज्यूमर डजंट वांट टू मूव. यानी आप कह सकते हो कि अगर आपने सी सॉ देखा है तो सी सॉ में जहां बैलेंस हो जाता है उसको आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कह सकते हैं, राइट. तो दैट इज व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इस चैप्टर के अंदर आप कौन सी दो अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं जिसकी मदद से हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आएगा. तो डियर, यहां दो अप्रोचेस हैं. फर्स्ट अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच.
ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो आपके पास बीकॉम में भी आती है। सबसे पहले मार्शल ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करा था, इसलिए इसको मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। और यूटिलिटी का यहां मतलब हम आपको समझाएंगे, सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी बोला जाता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ये है कि जो सेटिस्फैक्शन है उसको नंबर में मेजर करा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच की जो यूटिलिटी होती है, जो सेटिस्फैक्शन होती है, उसको कार्डिनल नंबर्स में मेजर करा जा सकता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमें किसी प्रोडक्ट से 50 की सेटिस्फैक्शन मिली या 70 की सेटिस्फैक्शन मिली, यानी हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, वो भी नंबर्स की फॉर्म में। दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल मीन्स नंबर्स। सेकेंड अप्रोच इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, विच सेज कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, बस आप जो प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है उनको ऑर्डर दे सकते हैं, उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, तो सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि ए प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, सी प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है या बी, यानी आप उन्हें ऑर्डर में लगा सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि बी से आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है 50 की, ए से आपको इतनी सेटिस्फैक्शन। तो आप कह सकते हैं कुछ हद तक कार्डिनल से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ऑर्डिनल अप्रोच। एंड अगर आप पूछेंगे कि बेस्ट अप्रोच कौन सी है, तो फिलहाल बेस्ट अप्रोच जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये आपके पास क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, यानी पुराने इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इस अप्रोच को जन्म दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, तो उनके अप्रोच में जो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं उसको ठीक करने के लिए नई अप्रोच आ गई आपके पास, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि ये कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर्स की फॉर्म में, बल्कि हम यूटिलिटी को ऑर्डर यानी प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर आपको देकर दिखाया। इसलिए इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। इसे हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं और इसे हिक्सन अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है प्रोपाउंड किया गया था, ये दिया गया था हिक्सन के द्वारा। तो कार्डिनल अप्रोच मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच हिक्सन। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम आपको बताते हैं एग्जाम में, रियल में मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डियर, और इसे ध्यान रखिएगा। मैं बच्चों को बहुत बार बताती हूँ कि ये चीजें मत करना, बट फिर भी वो ध्यान नहीं देते हैं टीचर्स की बातों को। तो ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है कार्डिनल अप्रोच से, तो उनको यही नहीं पता होता, उनको अप्रोचेस दोनों पता होती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता किसको कार्डिनल बोलते हैं, किसको ऑर्डिनल बोलते हैं। तो सिर्फ आंसर पे मत फोकस कीजिए, आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है आपके पास, किस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है बच्चों में प्रॉब्लम होती है, जो रट्टा मारते हैं, जो ये चीज करते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है उनका आंसर तो पता है लेकिन क्वेश्चन नहीं पता कि उसका क्वेश्चन क्या है। तो वो लोग क्या करते हैं, कार्डिनल वाले में ऑर्डिनल वाला आंसर लिखकर आ जाते हैं, ऑर्डिनल वाले में कार्डिनल वाला आंसर लिखकर आ जाते हैं, फिर 0 नंबर आते हैं, तो कहते हैं हमने इतना सारा लिखा, मैडम ने कुछ नंबर नहीं दिए। तो गलती आपकी है ना, आपको ये पहचानना जरूरी है कि कार्डिनल अप्रोच पूछी है या ऑर्डिनल अप्रोच पूछी है। तो ये इग्नोर कर देते हैं, पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे कि कार्डिनल अप्रोच, और इनके दूसरे नाम भी आपको पता होने चाहिए कि ये मार्शल की अप्रोच है और ये आपके पास हिक्सियन अप्रोच है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमने ये क्लियर करा कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है डियर जहां पर कस्टमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जहां पर कस्टमर को लग रहा है कि मुझे अब मूव करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी नहीं हूं, मैं बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर हूं, मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं बैलेंस सिचुएशन पर हूं। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस है यहाँ पर, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो सबसे पहले हम कार्डिनल अप्रोच पूरी डिस्कस करेंगे आपके साथ और फिर ऑर्डिनल अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो यूटिलिटी वर्ड जहां हम बात करेंगे वो कार्डिनल अप्रोच है आपके पास। तो सबसे पहले हमें समझना है ये यूटिलिटी वर्ड क्या है, क्योंकि हमने कभी पहले सुना नहीं है। तो व्हाट इज यूटिलिटी एंड हाउ इट इज मेजर। तो सिंपल डियर, यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट को खाने से या किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से या सर्विस को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको यहां पर इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में यूटिलिटी बोला गया, मार्शल की लैंग्वेज में यूटिलिटी बोला गया। ठीक है, तो यूटिलिटी इज नथिंग, इज अनदर नेम गिवन टू सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर या सेटिस्फैक्शन इक्वल टू यूटिलिटी। तो कुछ नहीं है, सिर्फ सेटिस्फैक्शन वर्ड की जगह हमने थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड दे दिया यूटिलिटी, और कुछ नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते हैं तो क्योंकि हमारी वांट होती है, वो वांट हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अब हमें फोन चाहिए तो ये हमारी डिजायर है, हमारी वांट है, हम चाह रहे हैं कि हमें वो चाहिए। जब आपको वो फोन मिल जाता है तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, वही यूटिलिटी है डियर, राइट। और यूटिलिटी को मेजर भी किया जा सकता है, ऐसा मार्शल अप्रोच कहती है, ऐसा मार्शल कहते हैं। और वो कहते हैं कि मेजर करने के लिए जैसे आप किसी भी और क्वांटिटी को किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर में मेजर करते हो, सिमिलरली वो कहता है कि किसी भी इंसान को प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं, और उस यूनिट को उन्होंने नाम दिया यूटिल्स।
ठीक है। तो व्हाट इज यूटिलिटी? इट्स अ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मार्शल अप्रोच यस वी कैन मेजर इट। और उसकी यूनिट क्या होगी? तो उसकी यूनिट होगी डियर आपके पास यूटिल्स। और दो तीन बातें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इट इज एन एबिलिटी ऑफ द गुड्स टू सेटिस्फाइंग कंज्यूमर वांट्स। तो एक तरीके से यूटिलिटी क्या है? वो एबिलिटी है जो कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करने की पावर रखती है। यूटिलिटी इज बेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। अब देखिए, खुद मार्शल यानी क्लासिकल थिंकर्स का ये मानना है कि रादर देन कि हम ये बोलें कि एक प्रोडक्ट खाने से 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली या 70 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, इससे बेटर ये होगा कि हम इसे रुपीस की टर्म में कन्वर्ट कर दें। यानी हम ये कहें कि मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट पर मुझे 50 रुपए ही खर्च करने चाहिए, या इस प्रोडक्ट पर मुझे 70 रुपए ही खर्च करनी चाहिए जितनी सेटिस्फैक्शन मुझे इससे डिराइव हुई। तो वो कहते हैं कि मॉनेटरी टर्म में भी आपको यूटिलिटी में ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर्स में और किस तरीके से उसे मॉनेटरी टर्म में डिपिक्ट करते हैं। तो खुद इकोनॉमिक्स का मानना है, खुद क्लासिकल थिंकर्स का मानना है कि आपके पास जो यूटिलिटी है उसे मॉनेटरी टर्म में डिपिक्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा कि हमें इससे कितने पैसे खर्च करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मॉनेटरी टर्म ज्यादा बेटर है रादर देन यूटिल्स। उसके अलावा यूटिलिटी के बारे में एक और खास बात है, यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन, राइट। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मींस ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लाइक अगर आप आइसक्रीम खाते हैं और जो आपको आइसक्रीम प्रोवाइड करेगी वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको हो सकता है ए से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली हो, ए को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली हो, बी को कम मिली हो सेम आइसक्रीम खाकर। तो पर्सन टू पर्सन सेम प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होती है? डिफरेंट। अब आप चलो ये भी मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं मुझसे, एक स्टूडेंट हैं, तो मेरे पास इस टाइम 2 स्टूडेंट बैठे हैं, तो हो सकता है कि मेरे पढ़ाने से ए स्टूडेंट ज्यादा खुश है कंपैरेटिवली बी, तो वो ज्यादा सेटिस्फाइड है मेरी टीचिंग से। तो सेम पढ़ाया जा रहा है, सेम वर्डिंग्स बोले जा रहे हैं, कुछ अलग नहीं बोला जा रहा, बट यहां पर ए ज्यादा सेटिस्फाइड है, बी सेटिस्फाइड कम है। तो पर्सन टू पर्सन जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो डिफर करता है, और इसी वजह से यूटिलिटी को सब्जेक्टिव बोला जाता है। ठीक है ना, कि ये सब्जेक्टिव है, दैट मीन्स इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। चलिए, इसके बाद क्या क्वेश्चन है? हमने यूटिलिटी समझ लिया क्योंकि हम फर्स्ट अप्रोच देख रहे हैं, दैट इज कार्डिनल अप्रोच। अब हमारे पास है व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। ऑब्वियसली टोटल सेटिस्फैक्शन। अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की आपने फर्स्ट कमोडिटी खाई जिससे आपको 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, फिर आपने उसकी दूसरी यूनिट खाई उससे आपको 25 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, फिर आपने तीसरी यूनिट खाई उससे आपको 10 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार तीनों यूनिट खाकर तुम्हें कितनी टोटल सेटिस्फैक्शन मिली, तो दैट इज व्हाट टोटल यूटिलिटी। यानी तीनों प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम क्या कर लेंगे? यहां पर प्लस कर लेंगे। तो आप कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी इज 65 यूटिल्स। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इट्स अ टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल दी पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो सारे यूनिट्स कंज्यूम कर आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज व्हाट टोटल यूटिलिटी। ओके, फिर उसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपकी पूरी बुक में ये टोटल और ये मार्जिनल वर्ड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी होती है एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। यानी अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली थी, दोनों यूनिट कंज्यूम कर आपको 55 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली, दोनों को। तीनों यूनिट कंज्यूम कर आपको 65 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। पहली यूनिट से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 30। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड यूनिट से कितनी मिली, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी आपको गिवन है, दोनों को खाकर आपको 55 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। अगर मैं आपसे पूछूं बिल्कुल सेकंड वाले से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, तो आप बोलेंगे 25 यूटिल्स। तीनों को खाकर मुझे 65 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली। थर्ड वाले से, यानी एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मेरी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया? ठीक है, दैट इज व्हाट 10 यूटिल्स। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए जो आपके पास टोटल यूटिलिटी में चेंज है, जो हमने यहां फॉर्मूला लिखा है चेंज इन टीयू, दैट मींस डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो आप देखिए चेंज इन टोटल यूटिलिटी दैट इज, पहले आपके पास कितना आ गया ये 25, और चेंज इन क्वांटिटी 1, तो आपके पास MU आ गया दिस। फिर ऐसे ही चेंज इन दिस 10 और चेंज इन क्वांटिटी इज 1। सिंपल सी बात अगर आप समझना चाहें ना डियर, तो टोटल यूटिलिटी क्या है? एक यूनिट खाकर मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, और ये है फर्स्ट यूनिट खाकर मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली। 2 यूनिट कंज्यूम कर इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, सेकंड यूनिट से मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, तीनों यूनिट से मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली।
थर्ड वाले से मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली। तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन में जो इंक्रीज हो रहा है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम। राइट, क्लियर है यहां तक? तो इट्स एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम्ड। राइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ा और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। अब वो कहता है जी इसके बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको ये ना पता हो कि फर्स्ट यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, सेकंड यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो आप टोटल यूटिलिटी ड्राइव कर ही नहीं सकते। तो पहले आप इस क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आता है तो पहले टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन बताना, मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन बनाना और फिर टेबल बनाना। फिर हम आपको डायग्राम बनाकर इसका रिलेशनशिप समझाएंगे। तो हमने आइसक्रीम ली है कि आइसक्रीम की फर्स्ट क्वांटिटी खाई तो मुझे 20 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, सेकेंड यूनिट खाई तो 16 यूनिट की सेटिस्फेक्शन, मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन पहले से कम हो गई। ऑब्वियसली बात है ना, बहुत मन कर रहा था, पहली आइसक्रीम खाई तो बहुत ज्यादा खुशी मिली। सेकंड आइसक्रीम खाई तो फर्स्ट आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सा उसको लेकर जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो गया। फिर मैंने तीसरी आइसक्रीम खाई तो मेरा उतना मन नहीं है, पर मैंने खा ली तो मेरी सेटिस्फेक्शन पहले के मुकाबले कम हो गई। मैंने चौथी आइसक्रीम खाई तो मेरा मन नहीं है, बस मेरा फ्रेंड आ गया साथ में, वो कहता है यार तू मेरे साथ भी आइसक्रीम खा, तो मैंने एक और आइसक्रीम खा ली। फिर पांचवी आइसक्रीम सेम, मैं घर में गई तो मेरी फैमिली भी वही आइसक्रीम लाई हुई थी और कहते कि आइसक्रीम खाओ, सब लोग मिलके खाएंगे। मैं ऑलरेडी 4 आइसक्रीम खा चुकी थी, मुझे अब बिल्कुल मन नहीं था, तो मुझे उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जब मैंने 5वीं आइसक्रीम खाई। और अगर मुझे किसी ने फोर्स किया और मेरे को 6ठी आइसक्रीम खानी पड़ी, यानी 6th आइसक्रीम खानी पड़ी, तो बल्कि मेरे लिए वो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन है। दैट मीन्स हो सकता है कि मुझे वॉमिटिंग सा फील होने लग जाए, यानी मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि मेरी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो गई। आई डोंट वॉन्ट टू ईट दैट आइसक्रीम। राइट, तो दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी, यानी मेरी सेटिस्फेक्शन उससे नेगेटिव होने लग गई, यानी मुझे कुछ पॉजिटिव फायदा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको खाकर, मुझे लग रहा है कि मुझे इसे नहीं कंज्यूम करना। ये तो हो गई डियर फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, सेकंड यूनिट से मिलने वाली थर्ड से, इसी से टोटल यूटिलिटी निकलती है। फर्स्ट यूनिट से अगर आपको 20 सेटिस्फेक्शन मिली है तो टोटल यूटिलिटी 20 हुई। दूसरे यूनिट से आपको 16 मिली है, तो दोनों यूनिट की टोटल सेटिस्फेक्शन क्या होगी? आपको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 36। ठीक है, तीसरी यूनिट से आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तीनों से कितनी मिलेगी? तो इन तीनों का प्लस, या आप कह सकते हो 36 में 10 प्लस कर दीजिए। चारों की चारों यूनिट्स आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? आप इन चारों को प्लस कर दीजिए या फिर 46 में 4 प्लस कर दीजिए, एक ही बात है। 5वीं यूनिट खाकर आपको 0 सेटिस्फेक्शन मिली, पांचों से कितनी मिली? 6 यूनिट जब आपने खाई तो इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, 6 टोटल कितनी मिली? ये आपके पास हो गया डियर कम। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसी को हम डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट करें तो लगातार जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। एक बार 0 भी हुई और नेगेटिव भी हुई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका डायग्राम बनाएंगे, और हमने MU की मदद से TU निकाला तो हम उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है डियर, तो MU जो है वो कम होता रहता है, क्यों? इसके बारे में भी हमें क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है डियर, ये आपके पास अबंडेंट होती जा रही। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने एक खाया तो आपको डेफिनेटली भी फर्स्ट खाया, कोई बर्गर ही ले लीजिए, अब आपको बहुत भूख लगी, आपने पहला बर्गर खाया तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। जब आप दूसरा बर्गर खाएंगे तो उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हो, आराम आराम से खा रहे हैं। तीसरा बर्गर खाया तो अब जबरदस्ती, चौथा बर्गर तो बिल्कुल कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं दे रहा, पांचवा बर्गर आपने खाया अगर जबरदस्ती तो आपको लग रहा है कि यार कि ये तो भारी निकल जाएगा, वोमिट ही हो जाएगी। तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो गई। तो MU जो है लगातार, जैसे ही वो प्रोडक्ट आपके पास लगातार बढ़ता रहता है तो आपके पास उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपकी क्या होती है? कम। कोई भी चीज लाइफ में, कोई भी चीज अगर आपके पास एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी और लगातार मिल रही है, गैप में नहीं मिल रही आपको, एक के बाद एक के बाद एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपको एक ड्रेस मिलती है, ठीक है, या चलिए पर्स मिलता है, फिर दूसरा भी आपने गिफ्ट खोला, आपको बड़े सारे गिफ्ट मिले, दूसरा गिफ्ट खोला, आपको पर्स चाहिए था, बड़े खुश हो गए, यार मेरे को पर्स चाहिए था, चलो पर्स मिल गया, बहुत खुशी की बात है। सेकंड आपने गिफ्ट ओपन किया, वो भी पर्स, तो आपको थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन हो गई, यार 2 पर्स हो गए। तीसरा खोला, तीसरा भी पर्स, राइट, तो आपको जो तीसरे पर्स को देखकर खुशी है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। चौथा भी खोला, चौथा भी पर्स, तो पांचवा जब पर्स निकला तो आपको लगा यार मुझे अब पर्स नहीं चाहिए हो। छठा पर्स निकला तो आपको मन इतना ज्यादा उदास हो गया कि भाई और कुछ मुझे गिफ्ट ही नहीं करा किसी ने, ड्रेस या फिर चॉकलेट्स या कुछ भी, और मुझे सारी की सारी ड्रेसेस दे दी। तो क्योंकि ड्रेसेस आपके पास अबंडेंट होती गई, सॉरी पर्स आपके पास अबंडेंट होते गए, तो आपको उससे मिलने वाली जो खुशी थी, जो सेटिस्फैक्शन थी, वो कम होती गई। राइट, यही चीज हर किसी इंसान के साथ होती है। अगर
उसको सेम टाइम पर सेम क्वांटिटी और ज्यादा मिलती जाएगी, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन उसकी गिरती जाती है। तो इसी वजह से अगर आप एमयू का ग्राफ देखेंगे डियर, तो पहले हमने ये सारा दोनों इकट्ठे बनाए हैं। एमयू का जो ग्राफ है हमने स्टार्टिंग से डिक्रीज होता बनाया है। यहां पर है यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम और यहां पर है एमयू, यानी जब आप फर्स्ट यूनिट खा रहे थे तो सबसे ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, दैट इज व्हाट मार्जिनलिटी। फिर आपने जब सेकंड यूनिट खाई तो आपकी मार्जिनलिटी और गिर गई, फिर आपने थर्ड यूनिट खाई तो आपकी मार्जिनलिटी और गिर गई। तो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम्स कब बनते हैं, जब आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जैसे से आप यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया। और खास तौर पर ये जीरो भी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक हम फिफ्थ या फोर्थ यूनिट खा रहे थे तो हमारे को सेटिस्फैक्शन जीरो हो रही थी। इवन एमयू आपके पास नेगेटिव भी जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस का वो नेगेटिव पोर्शन होता है, तो एमयू आपके पास नेगेटिव भी चलेगी। और एमयू से ही टीयू डिराइव होती है डियर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जहां पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी में कोई एडिशन ही नहीं हुआ, यानी यूनिट खाकर कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, वहां पर आपके पास टीयू मैक्सिमम हो गया। ये मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम वो पॉइंट होता है जिसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा। अभी तक देख सकते हो आप टीयू बढ़ रहा है, सिर्फ ये पॉइंट ऐसा है मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। इसके बाद टीयू ने क्या स्टार्ट करना शुरू कर दिया? गिरना शुरू कर दिया। यानी जब एमयू जीरो हो जाता है तो टीयू अपने मैक्सिमम फेज पर होता है, उसके बाद टीयू ही गिरना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो यही हुआ, यही हमने डायग्रामेटिकली बनाया। हमने यहां से ये डायग्राम यहां पर लिया, ठीक है, यहां पर आ गया यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम और यहां पर टीयू। जिसका भी आप डायग्राम बनाते हैं वो चीज आप वाई एक्सिस पे लिख सकते हैं। तो यहां तक टीयू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहां पर वो मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद टीयू ने क्या स्टार्ट कर दिया? गिरना स्टार्ट कर दिया। तो डियर ये है डायग्राम। अब रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन एमयू डिक्रीजेस बट पॉजिटिव, आपका एमयू क्या हो रहा है? 20 से 16, 16 से 10, 10 से 4 डिक्रीज हो रहा है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव तो है ना। तो व्हेन एमयू डिक्रीजेस बट पॉजिटिव, टीयू इंक्रीजेस। When mu is zero, second point, when mu is zero, tu is at maximum. When mu is negative, यानी आपके पास ये नेगेटिव हो गया, then tu starts declining. तो ये तीन आपके पास रिलेशनशिप है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। When mu starts declining but positive, mu तो हमेशा ही डिक्रीज ही होता है, mu decreases but positive, tu increases. When mu is zero, second point, tu is maximum. Third, when mu डिक्रीजेस बट नेगेटिव, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो ये है डियर इसके बीच में रिलेशनशिप। डायग्राम बनाने के बाद ये 3 पॉइंट भी आप लोगों ने लिखने हैं, जो 3 पॉइंट हमने आपको अभी एक्सप्लेन करे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।